हेलो चेक। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो हेडिंग बनाइए बच्चों, चैप्टर नंबर 8 फिज़िक्स का, क्लास 9th फिज़िक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में बच्चों जो हटाया गया है आपके सिलेबस से, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हटा दिया गया है, डिलीटेड पार्ट्स है। ठीक है जी। तो आप जहाँ भी जो भी आप मटेरियल पाएँ उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको डिलीट कर दिया गया है। बट मैं पढ़ाऊँगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि 9 सीढ़ी चढ़ चुके हो तो 10वीं सीढ़ी क्यों ना चढ़ ली जाए। छोटा सा पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। शॉर्ट में इतना ही बताऊंगा कि जब आप कभी बंदूक से बुलेट फायर करते हैं तो झटका पीछे की तरफ लगता है कि नहीं लगता? ठीक है, झटका पीछे की तरफ लगता है। तो वो झटका दैट इज़ अ फोर्स। किसी भी प्रकार का धक्का, व्हाट इज़ अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल, दैट्स इट। फोर्स जो है पुश कर सकता है या पुल कर सकता है, और फोर्स के इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। ठीक है ना। तो फोर्स आपको 2 ही रूप में मिलेगा, आइदर पुश के रूप में या पुल के रूप में। ठीक है ना। तो जब वो धक्का लगता है बुलेट फायर करते समय पीछे की तरफ, तो आप किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप नाव से ज़मीन में आते हैं तो नाव को आप कूदते हैं तो नाव पानी में पीछे की तरफ जाती है और आप आगे की तरफ जाते हैं, यदि आपने कभी नाव में बैठे हो तो। ठीक है, नाव को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं तो यदि नाव पकड़ ना रखा हो किसी ने तो नाव पीछे चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। सो कितनी वेलोसिटी से नाव पीछे जाएगी, इस चीज़ का पता लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपकी लास्ट टॉपिक है। तो अभी मैं यही बताऊंगा कि वो लास्ट टॉपिक है, सिलेबस से हट गया है, मगर फिर भी हमारी इच्छा है कि उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th में वो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होगा, वो बहुत ज़्यादा आएगा वो टॉपिक। ठीक है ना। बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पार्ट दिख जाए, आपको उसे हाथ नहीं लगाना, चलिए अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स की बात करने के पहले मैं एक्सेलरेशन की बात करूँगा। एक्सेलरेशन आपने देखा था, क्या हुआ था एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है v। अभी तक हमने पढ़ा था कि हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v हो गई है, और इसको बदलने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? t। कितना टाइम लगा है? t टाइम लगा है। तो मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। कहिए हाँ या ना? यही पढ़ा आप लोगों ने एक्सेलरेशन की? नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो एक्सेलरेशन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? एक तो वेलोसिटी का चेंज और एक दूसरा है टाइम। ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि वेलोसिटी का चेंज हुआ, मगर अब सवाल आ गया है क्यों हुआ। क्या हुआ भाई? क्यों हुआ? क्या वेलोसिटी का चेंज बैठे ही बैठे हो जाएगा? एक हाथ ठेला जा रहा था u वेलोसिटी से और वो v वेलोसिटी में जाके पहुंच गया चलते चलते,
क्या वो अपने आप वेलोसिटी चेंज कर लेगा कि किसी ने धक्का मारा होगा? बोलो, धक्का मारा होगा, मतलब फोर्स इन्वॉल्व है। और अगर चल के तेज़ी से आ रहा था और स्लो हो गया है, मतलब किसी ने रोका होगा। अगर तेज हो गया होगा, इसका मतलब पुश इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? पुश। जैसे हम खेलते हैं फुटबॉल, तो मैदान में हमारे पास बॉल आती है तो हम अपनी तरफ से एक किक और मार देते हैं कि पीछे वाला खिलाड़ी तो दौड़ के लेने आ रहा है, जा थोड़ी और दूर चले जा। हाँ या ना? या हमको रोकने का मतलब होता है तो उसको हम रोक देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश करके। समझ रहे हैं? अगर सेम डायरेक्शन में मारेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। अगर बॉल वहाँ सामने से आ रही है और हम अपोजिट डायरेक्शन में मारेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में मारेंगे, अब तक मारेंगे था, अब उसका नाम हो गया है फोर्स लगाएंगे। क्या नाम हो गया है? फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी रुक जाएगी या बॉडी स्लो डाउन हो जाएगी। हाँ या ना? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वाई? बिकॉज डी एक्सेलरेट हो गई। क्या हो गई बच्चों? क्या हो गई? डी एक्सेलरेट हो गई बॉडी। बॉडी जो है वो डी एक्सेलरेट हो गई। तो हमारा टॉपिक है कि जब भी वेलोसिटी बदलती है, जब भी वेलोसिटी, तो कौन इन्वॉल्व होता है? हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी बदल रही है, उसके पीछे के कॉज को नहीं पढ़ा था कि कौन बदल रहा है। समझ रहे हो? ठीक है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हमने मोशन की स्टडी करी मगर मोशन की वजह की स्टडी नहीं करी, उसको हम बोलते हैं कीनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? जिन लोगों ने एस चंद पढ़ी है उनको कीनेमेटिक्स वर्ड मिला होगा। अब दूसरी बात आ गई है, अब हम उस ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम मोशन को नहीं देखेंगे, हम मोशन के कारण को देखेंगे। अगर यहाँ से ये ठेला आ रहा था और इस ठेले की स्पीड बढ़ गई है, मतलब पक्का यहाँ पर कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट लगा है। एक्सटर्नल एजेंट यानी बीच में कोई ना कोई बाहरी ताकत लगी है, एंड दैट एक्सटर्नल एजेंसी इज़ कॉल्ड फोर्स। दैट एक्सटर्नल एजेंसी इज़ कॉल्ड फोर्स। अब सवाल ये है कि सर क्या फोर्स हमेशा एक्सटर्नल ही होता है? क्या इंटरनल नहीं होता है? बिल्कुल होता है। एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। इंटरनल फोर्सेस भी होते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। यस और नो? दोनों एक दूसरे को बांधे रहते हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स। कैसा फोर्स है वो? कोई बाहर से नहीं दबाता है, अंदर ही मटेरियल एक दूसरे को, मैटर पार्टिकल एक दूसरे को बांधे रहते हैं, तो दैट इज़ इंटर पार्टिकल फोर्स। वो इंटरनल फोर्स है। मगर बच्चों यहाँ पर हम जितनी चर्चा करने वाले हैं, सब की सब किसकी चर्चा करने वाले हैं? एक्सटर्नल फोर्स की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? आपकी गाड़ी चलती है, तो गाड़ी जब चलाते हैं, आप गाड़ी में रेस लेते हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, बताइए कौन सा फोर्स गाड़ी को चलाता है? इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स? इंटरनल फोर्स। कौन सा फोर्स? क्योंकि इंजन वही है, अंदर ही गाड़ी का है, और गाड़ी खुद के इंजन से मूव होती है। मगर जब आप किसी गाड़ी को धक्का दें, पीछे से धक्का दें, तो दैट इज़ कॉल्ड पुश। आगे से टोचन करें तो दैट इज़ कॉल्ड पुल। देखा है गाड़ी ख़राब हो जाती हैं तो टोचन करके लेके आना पड़ता है। हाँ या ना? दैट इज़ अ पुल। क्या है वो? तो पुश एंड पुल आर द 2 टाइप ऑफ फोर्सेस। तो हमारे सिलेबस में हमको केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो अभी तक मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि फोर्स क्या है। फोर्स वो है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। फोर्स का काम क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। फोर्स का काम क्या है?
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, और एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब ये कह सकते हो कि जितना तगड़ा एक्सेलरेशन होगा उतना तगड़ा फोर्स होगा। बोलो हाँ या ना? जितना तगड़ा एक्सेलरेशन होगा उतना तगड़ा फोर्स होगा। क्रिकेट में अगर बॉल की वेलोसिटी बहुत ज़ोर से चेंज हुई है, इसका मतलब फोर्स बहुत तगड़ा लगा है। समझ गए? धोनी ने सिक्सर मारा पिछले मैच में, ग्राउंड के बाहर जाके गेंद चली गई, मतलब फोर्स बहुत ज़ोर का था, हाँ या ना? और फोर्स कम था, गेंद उठी और फील्डर ने कैच कर ली। क्योंकि एक्सेलरेशन कम था तो गेंद की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं थी कि गेंद बाहर जा सके, हाँ या ना? और अगर फोर्स बहुत ज़्यादा था तो गेंद बहुत ज़ोर से एक्सेलरेट हुई, बहुत ज़ोर की वेलोसिटी चेंज हुई। क्लियर हो गया? और गेंद बाहर चली गई। मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों क्या चलते हैं? साथ साथ। इस साथ साथ चलने को मैथ्स की भाषा में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास। जितना जोर का एक्सेलरेशन उतना जोर का फोर्स, या उल्टा भी कह सकते हो, जितना जोर का फोर्स उतना जोर का एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल बता देता हूँ। दो बॉल रखी हैं, सेम मास की दो बॉल रखी हैं, दोनों फुटबॉल रखी हैं। एक किक युवराज ने मारी और एक किक मैंने मारी। अपने दोनों के फुल जोर भर के किक मारी। मेरा फोर्स ज़्यादा होगा ना? तो बताइए मेरी गेंद ज़्यादा जल्दी वेलोसिटी किसकी चेंज होगी, मेरी वाली की कि युवराज वाली की? मेरी वाली की। मतलब वेलोसिटी चेंज होना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। तो हम अब यहाँ पे आ चुके हैं फोर्स की डेफिनेशन पे। लिखिए पहला टॉपिक कॉपी में बनाइए, डिफाइन फोर्स या व्हाट इज फोर्स। लिखिए फोर्स, लिखिए अ फोर्स इज अ पुश और पुल। A force is a push or pull. एक फोर्स जो होता है पुश होता है या पुल होता है? A force is a push or pull that can change first velocity of the body। एक तो ये है भैया velocity of the body, सही है? velocity of the body, a force is velocity of the body, पहली चीज। दूसरी चीज वेलोसिटी बॉडी की चेंज कर दिया। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस। ये लिख लो भैया, अगर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है तो ये लिख लो, वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना। वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना। ठीक है? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दैट कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी। लियो भाई साहब, शेप ऑफ द बॉडी। तुमने एक क्ले बनाया और जोरदार मुक्का मारा, मुक्का इज अ फोर्स। वही बात एक ही है, क्ले कह लो, डो कह लो, मिट्टी का कुछ कह लो। तो फोर्स लगाया, बोलो हाँ। आटे को गूंथते हैं, अब आटा मोशन तो नहीं कर रहा मगर आपका हाथ उसी में बन जाएगा, यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड चेंज इन शेप। अगर बॉडी रिजिड होगी तो मोशन करेगी, बॉडी रिजिड होगी यानी ठोस होगी एकदम, तो क्या करने लगेगी? मोशन। आपके घूंसे से, वही घूंसा आप अगर लकड़ी के ब्लॉक में मार दोगे तो मोशन करने लगेगा, यस और नो? बट वही घूंसा आप डो में मार दोगे, गुथे हुए आटे में, तो वो हाथ अंदर घुस जाएगा उसमें,
Yes or no? So second, change in shape. Force can change in velocity, change in shape, और एक और बहुत अच्छी चीज़ जो आपने सोचा नहीं है, चेंज इन डायरेक्शन. चेंज इन डायरेक्शन, हाँ, भले वेलोसिटी चेंज ना हो तो चेंज इन डायरेक्शन. कोई भूला नहीं है अभी सर्कुलर मोशन को याद करिए, जिसमें केवल डायरेक्शन चेंज होती थी. और डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपने दोस्त को अगर आपको टाई पकड़ करके घुमाना है, हाँ या ना, तो आपको सेंटर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? खिंचाव रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लगेगा जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा. उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो फोर्स बनेगा वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. हाँ यार, मैंने अभी बताया कि जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ पर क्या है? फोर्स है. बोलो हाँ, जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ फोर्स है. अगर एक्सेलरेशन जिंदा है तो फोर्स जिंदा है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स भी क्या हो गया? जीरो हो गया. क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो गया. मगर इसका कुछ एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें हैं. अ फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन चेंज, लिखाया मैंने दैट कैन. अब थोड़ी सी एक लाइन और बदलूँगा यहाँ पे, दैट कैन चेंज और टेंड टू चेंज. ये लाइन आनी चाहिए, टेंड टू चेंज. अब इस लाइन का मतलब आप समझेंगे. दैट कैन चेंज और टेंड टू चेंज. एक होता है बदल देना, एक होता है बदलने की कोशिश करना. एक होता है बदल देना और एक होता है बदलने की कोशिश करना. ठीक है भाई साहब, आपको मैंने 200 किलोग्राम का एक वेट दे दिया और मैंने कहा इसको उठाओ. मैंने कहा इसको उठाओ. सो आपने फोर्स लगाया. कैसा फोर्स लगाया? पुल फोर्स. कैसा फोर्स लगाया? पुल फोर्स. आप वेट लिफ्टर हैं, देखे होंगे आपने वेट लिफ्टिंग. अभी ओलंपिक शुरू होने वाला है पेरिस में इस बार का. कौन से नंबर का ओलंपिक है भाई इस बार का? पता कर लेना यार, कमेंट बॉक्स में लिखना कौन से नंबर का ओलंपिक है, मेरे को नहीं पता. तो वेट लिफ्टिंग में बहुत अगर ज़्यादा वेट होगा, 350 किलो का वेट दे दिया, 150 किलो 200 किलो का वेट दे दिया, तो पुल फोर्स लगा रहा है वेट लिफ्टर, मगर उठा नहीं पा रहा है. मगर उठा नहीं पा रहा है. सुन रहे हो? उठा नहीं पा रहा है. मतलब पहले भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और अभी भी फाइनल वेलोसिटी भी क्या है? जीरो. उठा ही नहीं है भैया. बोलो उठा क्या? और जब उठा नहीं है तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी? जब उठा नहीं है तो वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? ज़ोर से बोलो सानवी. नहीं आएगी वेलोसिटी. और जब उठा नहीं है तो वेलोसिटी नहीं आएगी. वेलोसिटी नहीं आएगी मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, और वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? ज़ीरो. तो अभी तो आप कह रहे थे सर कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा. ये बात सही है जब मूविंग बॉडी की बात की जाए, जब चेंज की बात की जाए. मगर कुछ परिस्थितियां हैं, हालांकि उन परिस्थितियों पर हमको सवाल नहीं करना है. अगर आप वेट लिफ्टर हो, अगर आप उठा रहे हो, तो आपने कोशिश तो की ना, फोर्स लगाया कि नहीं लगाया. तो इसलिए मैंने कहा व्हाट इज़ अ फोर्स? अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल. यस और नो? और अ फोर्स इज़ एन, और करके, या फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी दैट कैन चेंज और टेंड टू चेंज. कोशिश करने पे भी फोर्स आएगा. हाँ ये ज़रूर है कि उस फोर्स को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. उस फोर्स को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. ये दीवार यहाँ पर है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ? सुबह से शाम तक फोर्स लगाऊंगा, क्या ये दीवार हिलेगी? नहीं हिलेगी. सो क्या मैंने फोर्स नहीं लगाया? लगाया ना.
क्लियर हो गया? तो कोशिश करने पर भी फोर्स आएगा, कोशिश करने पर भी फोर्स आएगा, मगर उसकी कैलकुलेशन हमारे बस की बात नहीं है। समझ गए? तो इसलिए लिखना ज़रूरी है कि अ फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी, अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट कैन चेंज और टेंड टू चेंज। कोशिश में भी फोर्स आएगा। यस, कार को पुश कर रहा है। आप एक बात बताइए, कार को पुश कर रहा है तो कार को जब पुश करना शुरू किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रही होगी ना, शुरू में, शुरुआत में तो जीरो रही होगी, फिर उसके बाद ना वेलोसिटी उसने गेन करी। बोली हाँ या ना? तो फाइनल माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो गया भाई। अरे कांस्टेंट बाद में आएगी कि शुरू से ही कांस्टेंट है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली चल रही है और एक आदमी भी आकर के उसमें फोर्स लगाएगा तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो स्पीड तो बदलेगी ना, और स्पीड बदलेगी मतलब एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आया? हाँ, ये बात अलग है कि आप नाटक कर रहे थे, झुके हुए थे, कार को धक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जोर लगा के ऐसा, और कार उसी स्पीड में। समझ गए ना? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? भाई आपने फोर्स लगाया है और बॉडी मूविंग है तो एक्सेलरेशन आएगा। और अगर 4 बच्चे फिजिक्स के लगा रहे हैं फोर्स और 5वां बच्चा आ गया है और उसके लगाने से, उसके घुसने के बाद भी वही वेलोसिटी बनी हुई है जो 4 लोग लगा रहे थे, तो उन फिजिक्स के 4 बच्चों को उसको कंटाप मार के भगा देना चाहिए कि बदमाश नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है वो? पहले वो 4 लोग ले जा रहे थे स्पीड में 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में या 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में। बोलो हाँ या ना? फ्लैट रोड है। कैसा रोड है? अब वो आ गया, एक मजबूत पहलवान आ गया और वो हाथ लगाया हुआ है, मगर उसके बाद भी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर। क्या बदलाव हुआ? इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, फाइनल वेलोसिटी भी वही है। बोलो एक्सेलरेशन कितना हुआ? जीरो। एक्सेलरेशन कितना हुआ? मतलब उस बंदे के आने से कोई प्रभाव पड़ा क्या? मतलब समझ जाना चाहिए ये नाटक करने आया है। होता है ना ऐसा? बहुत बार होता है। स्कूल में भी अगर हमको कोई चीज़ बेंच वगैरह उठाने को कर दी जाए तो 10 लोग आ जाएंगे, उसमें से 4 लोग ही फोर्स लगाएंगे, बाकी लोग हाँ भैया बड़ा जोर का है, बहुत गरू है, बहुत बजनी है। समझ गए ना? और पता चला उंगली लगाए रहेंगे। यस कि नो? चलिए, अब तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो चलिए पढ़ते हैं भाई। फोर्स की डेफिनेशन यहाँ तक हो गई है। तो फोर्स क्या कर सकता है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन। समझ में आ गया? फोर्स 3 काम कर सकता है, या यदि कुछ ना हो तो इन सब के साथ टेंड भी लग सकता है। टेंड टू चेंज, दोनों चीज़ें हैं अवेलेबल, चेंज या टेंड टू चेंज। तो हम लोग को जो कैलकुलेटिव पार्ट करना बच्चों, वो टेंड वाले में नहीं करना, हमको वहाँ पे करना है कैलकुलेशन जो चीज़ उपलब्ध है, जो चीज़ उपलब्ध है। बोलो क्लियर हो गया? चलिए, तो मैं थ्योरी पढ़ता हूँ, ड्रोन नोट्स जो हैं उससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्सेस आर यूज्ड इन एवरीडे एक्शन लाइक ए पुशिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग और प्रेसिंग। बच्चों, फोर्स के कई तरीके हैं हमारे जीवन में। मैंने तो आपको पुश और पुल बताया। मोड़ना, किसी चीज़ को मरोड़ना, इन इंग्लिश दैट इज़ कॉल्ड ट्विस्टिंग। ट्विस्ट करने में फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? समझ गए? ट्विस्ट करना। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, अ फोर्स कैन नॉट बी, फोर्स को देखा नहीं जा सकता है मगर फोर्स के इफ़ेक्ट महसूस किए जा सकते हैं। अ फोर्स कैन बी जज ओनली बाई इट्स इफ़ेक्ट विच कैन प्रोड्यूस सेवरल बॉडीज़ अराउंड अस। हम फोर्स के इफ़ेक्ट को रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? सो मेनली जो आपको सिलेबस में आपको फोर्स मिलेगा दैट इज़
like a push or pull? Yes or no? Now tell me, force is a vector quantity or scalar quantity? आपको क्या लगता है फोर्स के पास क्या क्या है? इन्होंने कहा फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इधर से जवाब आया फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब मेरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? नहीं है भाई, किसी को धक्का मारोगे तो दम तो होगा ना, दैट दम इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। भाई 2 घूंसे मैंने मारे दीवार पे, एक ये एक ये, भाई 2 घूंसे मारे, बताओ जोर वाला कौन सा था, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला घूंसा जोर का था। आपको पता चल गया जोर का था, मतलब दैट हैविंग सम मैग्नीट्यूड, दैट हैविंग सम, यही तो मैग्नीट्यूड है भाई, और फोर्स मैग्नीट्यूड है। दूसरी बात, ये जो पर्टिकुलर मैं मार रहा हूँ इसकी कोई डायरेक्शन है कि नहीं है? है ना डायरेक्शन, है तो डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन मारा मैंने, ऊपर भी तो मार सकता है, नीचे भी तो मार सकता है, यस और नो? इस दीवार पे भी लग सकता है। तो फोर्स हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो फोर्स इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। लिखिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, force is a vector quantity, force is a vector quantity, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये एक बॉक्सर है, मुक्केबाज, ये मुक्केबाज ने दीवार पे मारा है एक फोर्स, ठीक है भाई साहब, वो रहता है ना हाथ में पहन करके, बैग से ऐसा कुछ रहता है उनका, ग्लव्स टाइप रहता है, हाँ बॉक्सर ग्लव्स, तो मारा भाई साहब इसने। अब देखिए यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, फिजिक्स के हिसाब से ये ईस्ट होती है, क्या होती है ये? तो इसका कुछ दम है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो मान लो इसने 20 न्यूटन से मारा है, कितने न्यूटन से? तो मैं लिखूँगा फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आगे लिखो, द SI यूनिट, the SI unit of force is Newton. The SI unit of force is Newton. 17वीं शताब्दी के महान साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन ने फोर्स के 3 नियम बताए थे, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन के 3 लॉज बताए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। उनके सम्मान में फोर्स की यूनिट को न्यूटन का नाम दिया गया है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। समझ गए? सो द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो मैं बता रहा था कि फोर्स की SI यूनिट क्या है? न्यूटन। SI यूनिट क्या है? न्यूटन। देखिए भाई, सो यहाँ पर यदि मैं लिखूँगा दिस फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, हाँ है ना, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? बट यदि मैं ऐसा लिखूँ F वेक्टर इज इक्वल टू 20 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, so this is complete representation of force. Here 2 things are mentioned, one is magnitude and second is direction. but अगर आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं
तो आप केवल और केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए? समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड मीन्स मैथमेटिकल नंबर, समझ गए ना, द मेजरमेंट ऑफ मैथमेटिकल क्वांटिटी, समझ गए? मैथमेटिकल जितना काउंट होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो बच्चों फोर्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन, नोट कर लीजिए इसको। सो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। यस और नो? लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइज इन अवर डेली टू डेली लाइफ वी नो देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स वेयर वी अप्लाई फोर्सेस। यस और नो? इन लिफ्टिंग अ बुक, यस और नो? टू कैरी योर बैग you have to apply some force, lifting some book, okay, or to drag some table from one area to the another area. जैसे लिखते हैं जब तब पेन को दबाते हैं वो भी तो एक फोर्स है ना। हाँ, पेन को आपको दबाना पड़ता है, सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ पुश, दैट इज़ अ टाइप ऑफ पुश। एग्जैक्टली आप पुश कर रहे हो, देयर इज़ अ फोर्स। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। हेडिंग बनाइए, इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी चीज़ को क्या किया है? फोल्ड किया है। फोल्ड मतलब ट्विस्ट, होल्ड किया है। ओके, होल्ड करने के लिए उसने ग्रिपिंग तो की होगी ना शुरुआत में, प्रेस तो किया होगा ना। विदाउट प्रेस करे क्या होल्ड कर लोगे आप? नो। तो प्रेस तो किया होगा आपने, समवट पुश तो किया होगा ना। तो पुश करने के लिए आपने फोर्स लगाया होगा। समझ गए? और जो फोर्स ऑब्वियसली, व्हाट इज दिस? लिफ्ट। दिस इज कॉल्ड अ लिफ्ट, हाँ है ना। अब इसी में भाई साहब आप रस्सी लगा देते तो ऊपर से हो जाता। इस मोबाइल में अगर मैं रस्सी लगा दूँ और ऊपर से पकड़ूँ चारों तरफ से डोरी लगा करके, यस और नो? सो दिस इज़ अ लिफ्ट। और इसी को आपने ऐसा कर लिया, यस और नो? और इसी को आपने ऐसा कर लिया, हाँ या ना? क्लियर ना? और एलिवेटर उन दोनों का काम करता है ना। एलिवेटर, एलिवेटर इज़ अ मशीन, एलिवेटर इज़ अ मशीन, एलिवेटर इज़ लिफ्ट। एलिवेटर का मतलब लिफ्ट है ना। तो एलिवेटर लिफ्ट है तो पुश भी करेगा और पुल भी करेगा, बट पुल करते समय ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो वो एक अलग चीज़ है। जब मैं वर्क पढ़ाऊंगा तब आपको एलिवेटर की फंक्शन समझ में आएगी। दो प्रकार के काम होते हैं, एक हम करेंगे, दूसरा कोई और करेगा। लाइक आपने ज़मीन से किताब को उठाया, यहाँ तक ले गए, बोलो, तो किसने काम किया? आपने। और इस पॉइंट से आपने छोड़ दिया इस पेन को, टड़ाक, पेन नीचे गिरी, बोलो यस और नो? किसने काम किया? ग्रेविटी ने। किसने काम किया? ग्रेविटी ने। समझ में आ गया? तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। नहीं, एक कॉपी रखी हुई है, रुक जाइए अब। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल है। आप भाई साहब आपने यहाँ पे कॉपी रख दी है, ये टेबल है, ये कॉपी रख दी है। अब आप आगे की बात पूछ रहे हैं। एक्चुअली हम फोर्स शुरू कर रहे हैं और आप जा रहे हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे, ठीक है? तो ये कॉपी कैसे भी रखी हुई है बेटा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ। और उसके सेंटर से फोर्स बनता है और फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू। और अर्थ में कोई चीज़ कहीं पर भी है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। कहाँ क्या लगता है? अर्थ के सरफेस के आसपास कोई चीज़ कहीं पर भी है तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ इसको खींचेगी वो लगेगा m इंटू जी। क्या लगेगा? m इंटू जी। समझ में आ गया? तो आपकी जो बुक रखी हुई है, आपका जो बैग रखा हुआ है, इवन आप भी बैठे हुए हैं कुर्सी पे, अगर ये कुर्सी एकदम से गायब हो जाए तो आप धड़ाक से ज़मीन पे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? बिकॉज क्यों? क्योंकि आप पर फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। यस और नो?
तो ये फोर्स जो कहलाता है, जो ग्रेविटी आपकी तरफ लगाती है, इस फोर्स को बोलते हैं आपका वेट फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? वेट फोर्स। तो ये समझने की बात है कि mg का नाम F से हट करके हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है बच्चों? W। क्या हो जाता है? दैट इज़ कॉल्ड वेट, दैट इज़ कॉल्ड। समझ में आया कि नहीं है फोर्स ही है तो वेट लगता है, तो हमेशा डाउनवर्ड क्या लगता है बोलो? वेट। तो आपकी बुक जो है इस टेबल पर क्या लगा रही है? वेट फोर्स। क्या लगा रही है? वेट फोर्स। और टेबल जो है, टेबल आपकी बुक पर क्या लगा रहा है? रिएक्शन फोर्स। क्या लगा रहा है? जैसे ही मैंने इस पे दीवार पे फोर्स मारा, बोलो हाँ, तो दीवार ने इक्वल अमाउंट का फोर्स मुझ पर लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? इसीलिए मैं समवॉट हर्ट हुआ कि नहीं हुआ हर्ट? अगर बहुत ज़ोर से मारूंगा तो बहुत ज़ोर का हर्ट मुझे भी होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? हिसाब किताब बराबर। ठीक है, मैं तुम पे फोर्स लगाऊंगा तो तुम मुझ पे फोर्स लगाओगे। दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहलाता है ये? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अब याद रखना, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पे लगते हैं। नो, नेवर। एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगते हैं। तुम जवाब दो, मैंने मारा इसको, दीवार को, बोलो एक्शन किस पे लगा? एक्शन किस पे लगा? दीवार पे। रिएक्शन किस पे लगा? हाथ पे, मुझ पे। आया समझ में? तो दोनों अलग अलग बॉडी हैं। दोनों क्या हैं? क्लियर? काम की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अगला टॉपिक हेडिंग बनाइए, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। व्हाट फोर्स कैन डू? आप ही मुझे बताइए, क्या मैं सही लिख रहा हूं? रेस्ट बॉडी को, व्हाट इज रेस्ट बॉडी? इज कॉल्ड स्टेशनरी बॉडी। रेस्ट इनटू द मोशन। से यस की नो? इज इट पॉसिबल? क्या फोर्स रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकता है कि नहीं ला सकता? ला सकता है, यस। सो द फर्स्ट थिंग इज फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इनटू द मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ फुटबॉल, yes or no, that is as rest mode on the ground. By kicking it, okay, it is moving. Clear? Yes or no? Yes or no? So by applying a force, football is moving. So by force you can convert stationary position, stationary state into the motion state. Second, क्या इसी का opposite possible है कि नहीं है? Motion into the rest. Yes or no? Yes, force can stop a moving body. By example, by applying a brake, by applying a brake on a moving car. Yes or no? Or a running cycle, or a running cycle, running vehicle can be stopped. Agree? Running vehicle can be stopped. Now third line, force is able to change the direction. Yes or no? Force is able to change the डायरेक्शन। यस, तो चेंज द डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन। यस और नो? यस, फोर्स इज एबल टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। एक फुटबॉल आ रही थी, आपने क्या कर दिया? किक मार दिया, फुटबॉल दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, दो लोग खेल रहे थे, स्ट्राइकर से गोटी जा रही थी, एक तीसरे ने मजाक कर दिया, उसने भी गोटी को जाते जाते यहाँ से छेड़ दिया दूसरी गोटी से, वो गोटी दूसरी तरफ चली जाएगी नहीं जाएगी? सो चेंज इन डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बाई अप्लाइंग सम फोर्स, मूविंग हैंडल इन द डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाइसिकल कैन बी चेंज। सिमिलरली, बाई मूविंग स्टेयरिंग एंड डायरेक्शन ऑफ रनिंग व्हीकल इज चेंज। स्टेयरिंग में जब आप फोर्स लगाते हैं तो चक्के घूम जाते हैं और गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। वो कौन सी प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है ना? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। यस और नो? फोर्स कैन चेंज स्पीड। स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकता है। सो फोर्स कैन चेंज स्पीड। नाउ राइट डाउन फोर्थ पॉइंट, फोर्स
can change speed of a moving body. Yes. So by accelerating, the speed of a running vehicle can be increased, or by applying brakes, the speed of a running body can be decreased. And last point, force can change shape. Force can change shape. Yes, force can change shape and size. Size, शेप भी बदल सकता है और साइज़ भी बदल सकती है. शेप भी और साइज़ भी. ट्रायंगल को रेक्टेंगुलर बना दो भाई साहब, शेप बदल दिया. यस और नो. बड़े को छोटा कर दिया, साइज़ बदल दी. स्माइली बॉल है, स्माइली बॉल को चारों तरफ से दबा दिया, छोटी हो गई. यस और नो. तो साइज़ भी बदल गई. ठीक है ना. सो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक हैमर ले लो और एक ब्लॉक ले लो स्टील का, उसको फोड़ फोड़ करके आप उसका शेप बदल दोगे, साइज बदल दोगे. यस और नो. नाउ डिस्कसिंग द टाइप ऑफ फोर्सेस. मेक द नेक्स्ट हेडिंग टाइप ऑफ फोर्सेस. ये बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ मैं, टाइप ऑफ फोर्सेस. सो टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस. टाइप ऑफ फोर्सेस. सो बच्चों, दो टाइप के फोर्सेस हमको पढ़ने हैं. फर्स्ट है बैलेंस्ड फोर्सेस. कौन से फोर्सेस है भाई साहब? बैलेंस्ड फोर्सेस. सेकंड है अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अगर मैं शॉर्ट में बात करूं बच्चों, बैलेंस्ड फोर्सेस ये कितने भी हो सकते हैं. हम लोग आपको दो से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए, दो फोर्सेस का यूज़ करके. बट ये कितने भी हो सकते हैं. बैलेंस्ड फोर्सेस मतलब नेट फोर्स इक्वल टू कितना? ज़ीरो. नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो. और यहाँ पर एफ नेट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. बैलेंस्ड फोर्स, अगर किसी बॉडी पर कुछ ऐसे फोर्सेस काम करते हैं, अगर किसी बॉडी पर कुछ ऐसे फोर्सेस काम करते हैं कि उस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का टोटल कितना हो जाए? ज़ीरो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्सेस. आपने रस्सा कसी का खेल देखा होगा, टग ऑफ वॉर. यस और नो. अगर टग ऑफ वॉर में दोनों टीमें एकदम बैलेंस हैं, तो जो बीच वाला रस्सा होता है उस पर एक रेड रिबन लगा दो. क्या लगा दो? रेड रिबन. और दोनों टीमें एकदम बराबर बराबर फोर्स से खींच रहे हैं. तो ये जो रेड रिबन लगा हुआ है, खींच रहे हैं, बोलो हाँ या ना. ये अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा खिलाड़ी यहाँ पे है. ठीक है भाई. तो ये जो फोर्सेस अगर इधर वाले जितना लगा रहे हैं, अगर इतना वाले इधर लगा रहे हैं, तो बताओ ये रेड रिबन यहाँ से टस से मस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. टस से मस. अगर ये भी लगा रहे हैं 10 न्यूटन, 100 न्यूटन मान लो, और ये भी लगा रहे हैं 100 न्यूटन, बोलो यस और नो, नेट फोर्स कितना निकला? ज़ीरो. किसी का मन 200 तो बोलने का नहीं है कि सर 100 और 100 जुड़ गए, आंसर 200 बोल दो. इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं बेटा, या किसी भी पॉइंट पर मैं बात कर लूं, इसी पॉइंट पर बात कर लो ना, तो इसके इस तरफ, जैसे ये है, इसके इस तरफ तो कितना लग रहा है? 100 लग रहा है. और इसके इस तरफ कितना लग रहा है? 100 लग रहा है. तो हर पॉइंट पर जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है. आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो हर पॉइंट पर फोर्स ज़ीरो आ रहा है. सो ऐसे फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट ज़ीरो आता है, जिनका सम ज़ीरो आता है, उनको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं. और ऐसे फोर्सेस में नेट फोर्स कितना बनता है? ज़ीरो. नेट फोर्स ज़ीरो बनता है. अब एक और अच्छी बात बता दूं मैं कि ऐसे फोर्सेस जिसमें नेट फोर्स ज़ीरो होता है, उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस मतलब वेलोसिटी का चेंज नहीं आएगा. वेलोसिटी का चेंज
नहीं आएगा। ऐसे फोर्सेस में एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। वो विंग बैलेंस, वो अलग प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, सो यहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। बट यदि अनबैलेंस फोर्सेस की बात करें, इफ नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। अब यदि यहीं पर आपके 3 खिलाड़ी हो जाएं और इस तरफ 2 खिलाड़ी हो जाएं, क्लियर है, तो यहाँ का फोर्सेस मान लीजिए आ गया कितने न्यूटन, 30 न्यूटन, और यहाँ का फोर्सेस आ गया 20 न्यूटन, तो बताइए नेट फोर्स कितना बनेगा? 10 न्यूटन। कितना बनेगा? 10 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या रहेगी? ये रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे वेदांत जोर से बोलो भाई। रहेगी। तो 10 न्यूटन है यहाँ पर। मतलब अब जो है एक्सेलरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जिंदा है। कौन सा फोर्स? नेट फोर्स। कौन सा फोर्स? नेट फोर्स जिंदा है। इसकी वजह से नेट फोर्स 10 न्यूटन होने की वजह से यहाँ के खिलाड़ी खींचना शुरू कर देंगे, और इधर क्या होगा? एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, इधर स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन मिल गया, और वो सब खींचना शुरू हो जाएंगे। यस और नो? तो पहले वाले केस में एक्सेलरेशन जीरो था, क्या इस वाले केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर? नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर एक्सेलरेशन जिंदा है, सुन रहे हो, कहीं पर भी यदि एक्सेलरेशन है तो कौन सा फोर्स लगेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। और एक्सेलरेशन जीरो है तो कौन सा फोर्स लगेगा? बैलेंस्ड फोर्स। और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो बैलेंस्ड फोर्स, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, सो ये बना लेंगे और एक बार डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग बैलेंस्ड फोर्स की और अनबैलेंस्ड फोर्स की। सो बैलेंस फोर्स के बारे में आपको फिर से बता देता हूँ। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर इक्वल टू जीरो, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। Balance force do not cause any change in state of an object. Yes, because acceleration is zero. Acceleration is zero. So does there change in state of object? No. अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। यस और नो? भाई एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये मत समझ लेना कि मोशन नहीं होगा। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। एक्सेलरेशन मतलब चेंज, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इस केस में रेस्ट में है तो किस में रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी। और अगर किसी स्पीड में चल रही है यू में तो किस में रहेगी? यू में ही रहेगी। समझ में आ गया? जोर से बोलो। क्लियर हुआ? हाँ। सो इफ अ बॉडी बैलेंस फोर्सेस do not cause any change in state of an object, balance forces are equal in magnitude in opposite direction, balance forces can change the shape and size of an object. Yes, balance force can change shape and size of an object. When forces are applied from both side over a balloon, the shape and size of a balloon is changed. Yes, जब आप किसी बैलून को दोनों तरफ से दबाते हैं तो बैलून का शेप और साइज़ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्सेस। क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, डिफाइन बैलेंस फोर्सेस। होमवर्क जितना मैंने बताया है आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, इसको देख करके लिखेंगे। दिस इज बैलेंस फोर्स। हाँ, बैलेंस फोर्सेस होगा बेटा, क्योंकि अकेला फोर्स का भी बैलेंस फोर्स नहीं बनाता है। बैलेंस फोर्सेस है ना, कम से कम 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। मतलब बैलेंस फोर्सेस होने के लिए मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की, और मैक्सिमम चाहे जितने भी हो जाएं। नेक्स्ट अनबैलेंस फोर्सेस लिखे क्वेश्चन, डिफाइन अनबैलेंस फोर्सेस। ओके, तो बच्चों जितने मैंने आपको इफेक्ट बताए, जहाँ जहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था, सब अनबैलेंस फोर्सेस का कमाल है। सुन रहे हो? शौर्य, ये पार्थ, केवल एक चेंज इन शेप ऑफ बॉडी को छोड़ करके जितने मैंने केसेस आपको बताए, सब किसका कमाल था? अनबैलेंस फोर्स का। शानवी,
चेंज इन शेप और साइज को छोड़ करके रेस्ट से मोशन में आना, मोशन से रेस्ट में जाना, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाना, बॉडी की वेलोसिटी घट जाना, यस और नो, और क्या, डायरेक्शन बदल जाना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस का कि अनबैलेंस का? ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अनबैलेंस के, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है। सो लिखिए क्वेश्चन, डिफाइन अनबैलेंस फोर्सेस। Define unbalanced forces. So once again listen carefully. If the resultant of applied forces are greater than 0, मतलब resultant forces 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, और you can say if the resultant of applied forces is not equal to 0, then the forces working are called unbalanced forces. Clear? An object which is at rest, listen, an object which is at rest comes into the state of motion, comes into the state of motion. जो रेस्ट में था वो मोशन में आ गया. Why? ऑप्शन ए, ड्यू टू बैलेंस फोर्सेस, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस. बिल्कुल सही, क्योंकि रेस्ट से मोशन में आया है तो एक्सेलरेशन बना कि नहीं बना? बना. यस और नो? बट सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन द स्टेडी स्टेट मोशन, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, बताइए व्हाट फोर्सेस, बैलेंस की अनबैलेंस? बैलेंस फोर्स. कौन सा फोर्स? बैलेंस फोर्स. यस. सो अनबैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकता है? जितना मैंने बताया केवल शेप को छोड़ना बदल करके. सो अनबैलेंस फोर्स जो है, और अनबैलेंस फोर्स भी शेप बदल सकता है, दोनों काम कर सकता है. तो अनबैलेंस फोर्स कैन डू द फॉलोइंग. अनबैलेंस फोर्सेस क्या क्या कर सकता है? फर्स्ट, मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुके हुए को चला सकता है. सेकेंड, इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. थर्ड, डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. फोर्थ, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एंड फिफ्थ, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी. तो ये काम कर सकता है हमारा अनबैलेंस फोर्स. बताइए, इतने में कोई डाउट है आपको? तो अनबैलेंस फोर्सेस ये काम कर सकता है. ठीक है ना? ये लास्ट वाला मैंने बताया कि अनबैलेंस फोर्सेस क्या क्या कर सकता है. ठीक है ना? तो चेंज इन स्पीड, रेस्ट को मोशन में लाना, मतलब बेटा जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है. और एक चीज़ मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा, चेंज इन डायरेक्शन. चेंज इन डायरेक्शन, भैया डायरेक्शन भी तो चेंज होती है एक्सेलरेशन के कारण. तो जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है वहाँ वहाँ अनबैलेंस फोर्स काम करेगा, वहाँ वहाँ अनबैलेंस फोर्स काम करेगा. बोलो समझ में आ गया? चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पर. कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है ना? सो कल करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन.